सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश की सभी बड़ी और अहम खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। पूर्वी लद्दाख में चीन की एक और साजिश की जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलएसी के पास चीन ऑब्जर्वेशन पोस्ट बना रहा है। इसके जरिए वो भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। हालांकि भारत भी उसी के अंदाज में जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत भी एलएसी पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। दूसरी तरफ ताइवान के खिलाफ भी चीन की नापाक हरकत जारी है। इस सब के बीच यूएस नेवल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट से बाइडेन प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन एक सीक्रेट बेस पर मानव रहित युद्धपोत बना रहा है। रिपोर्ट की माने तो रिमोट से चलने वाले 2 युद्धपोत देखे गए हैं जो खतरनाक हथियारों से लैस हैं। ऐसे में फिर एक बार महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। बारूदी ब्रह्मास्त्रों का वार, धरती फाड़ विध्वंसक प्रहार, आसमान को कपा देने वाला विनाशक पलटवार और शहर शहर नरसंहार। कल्पनाओं में भी कपाने वाले ऐसे ही महायुद्ध की आशंका फिर से आकार ले रही है। जिनपिंग की ख्वाहिश और ड्रैगन की साजिशों के बीच अग्निबाणों की बेहिसाब बारिश का खौफ फिर से पसर रहा है। फिर से जबरदस्त जंग की आहट सुनाई पड़ने लगी है और फिर से बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह की महत्वाकांक्षा मानवता के लिए खतरा बनती जा रही है। ऐसे में सवाल है, फिर से प्रलयकारी लड़ाई के डर का मीटर क्यों ऊपर उठ रहा है? अमेरिका और चीन के बीच जंग की स्थिति क्यों बन रही है? अगर अमेरिका चीन में महायुद्ध हुआ तो क्या भारत भी शामिल होगा? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शी जिनपिंग के अरमान को हकीकत में बदलने के लिए चीन की खूनी ब्रिगेड लगातार साजिश रच रही है। सरहद से लेकर समंदर तक चारों तरफ मोर्चे पर लगी हुई है। चीन की आर्मी सागर में सुपर पावर को चैलेंज कर रही है तो सरहद पर हिंदुस्तान के साथ तनाव बढ़ा रही है। एक्चुअल कंट्रोल पर खड़े होकर पीएलए हिंदुस्तानी सरजमी पर नजर गड़ाए हुए हैं। 50,000 सैनिकों की तैनाती कर चीन कैसे भारत की जासूसी कर रहा है, यह हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले जानिए कि आखिर ड्रैगन कैसे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। चीन को सर्वशक्तिशाली देश बनाकर खुद विश्व नायक बनने के लिए लाल सुल्तान छटपटा रहे हैं। लिहाजा समंदर का सिकंदर बनकर सुपर पावर को परास्त करने के लिए चीन सबसे खतरनाक युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि चीन रिमोट से चलने वाले लड़ाकू युद्धपोत का टेस्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन अपने मानव रहित युद्धपोत का परीक्षण गुप्त ठिकाने पर भी कर रहा है। यूएसएनआई की इस रिपोर्ट के बाद से अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अगर चीन की मंशा कामयाब हो जाती है तो समंदर में उसकी ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। चीन समुद्र का बादशाह बन सकता है।
यूएस नेवल इंस्टीट्यूट का दावा है कि मानव रहित लड़ाकू युद्धपोतों को जियाओपिंग दाओ पनडुब्बी बेस से लगभग 14 किलोमीटर दूर एक गुप्त नौसैनिक अड्डे पर देखा गया है। चीन का ये सीक्रेट नेवल बेस प्रमुख चीनी जहाज निर्माण केंद्र डालियान से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। इन युद्धपोतों में से एक को 2020 में इस क्षेत्र में दिखाई दिए JARI पोत के समान बताया गया है। ये शक्तिशाली हथियारों से लैस एक छोटा विध्वंसक है। सीक्रेट नेवल बेस पर दिखा दूसरा युद्धपोत किसी मस्तूल लगे जहाज की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें भी JARI पोत की जैसी कई विशेषताएं दिखाई देती हैं। दोनों युद्धपोत कई तरह के घातक हथियारों से लैस हैं। ये दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जाकर हमला कर सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे अनमैन्ड युद्धपोतों के जरिए चीन समुद्र में अपनी दादागिरी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर बताया गया है कि चीन ने अपने सीक्रेट नौसैनिक अड्डे को साल 2016 में बनाना शुरू कर दिया था और ये नेवल बेस 1 साल के अंदर बनकर तैयार भी हो गया। और इसके बाद से ही चीन वक्त वक्त पर इस बेस का इस्तेमाल छोटे टेस्ट और नेवल एक्सरसाइज में करता है। 2015 के बाद से ही चीन अपनी समुद्री ताकत लगातार बढ़ा रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी उसे अब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा। PLA को विश्व स्तरीय फाइटिंग फोर्स में बदलने के काम आज भी उसी तेजी से किए जा रहे हैं। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ भी उलझ चुका है। साउथ चाइना सी में जारी तनाव के बीच ड्रैगन अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है और समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन गुप्त परीक्षण भी कर रहा है। यह बात अमेरिका को अखर रही है और चीन की ताइवान पर गिद्ध नजर अमेरिका को मौका दे रही है। चीन लगातार ताइवान को उकसा रहा है। पिछले हफ्ते चीन ने ताइवान को डराने के लिए 4 दिनों में लगभग 150 युद्धक विमान ताइपे के नजदीक से उड़ाए। इस बेड़े में परमाणु बम ले जाने वाले H-6 विमान भी शामिल थे। बेड़े में ऐसा विमान भी था जो ताइवान की वायु रक्षा प्रणाली के सिग्नल को जाम कर देने की क्षमता रखता था। बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह बार बार ताइवान का चीन में विलय करने का ऐलान कर चुके हैं। शी जिनपिंग कई बार चीन समर्थक उस कुओमिंतांग को वोट देने के लिए धमका चुके हैं, जो ताइवानियों की नजर में गड़ती है। ताइवान की अखंडता की रक्षा का जिम्मा लेने वाले अमेरिका को चीन की ये दादागिरी भी अखर रही है। चीन सिर्फ ताइवान को ही कब्जाने की फिराक में नहीं है, बल्कि चीन की नापाक नजर हिंदुस्तान की जमीन पर भी है। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर तनाव बना हुआ है और वहीं चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के बीच अब LAC पर नई चाल को चलना शुरू कर दिया है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए चीन लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साजिश रच रहा है। सूत्रों की माने तो LAC के नजदीक चीन की तरफ से निर्माण कार्य जारी है। चीन की ओर से यहां सड़क से लेकर सुरंग जैसी संरचना और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए जा रही हैं। डिसएंगेजमेंट के बाद भी चीन की सेना वहीं पर रुककर स्ट्रक्चर बनवा रही है। चीन की इस तरह की हरकत देपसांग एरिया में देखी गई, जहां LAC के दूसरी ओर चीन कुछ निर्माण कर रहा है। फुकचे में चीन ने एक और कदम आगे जाकर ऊंची पहाड़ी पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई है और वहां से भारतीय सेना की जासूसी कर रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स की माने तो चाइनीज आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 8 जगहों पर अपने सैनिकों के लिए नए मॉड्यूलर कंटेनर आधारित शेल्टर का निर्माण किया है। इससे साफ जाहिर होता है कि चीन का फिलहाल फ्रंट लाइन से अपने सैनिकों को हटाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी शूरवीर भी डटे हुए हैं। चीन की तरह भारत भी सरहद पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा है। भारत ने LAC पर डेमचोक में 3-4 महीने में नए नेटवर्क टावर, कम्युनिटी सेंटर बनाए हैं। 2022 तक पूरे ईस्टर्न लद्दाख में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन टावर्स लगाए जाएंगे। भारत की तरफ से पूरे लद्दाख में 35 नए टावर्स लगाए जाने का काम जोरों पर है। 15 कम्युनिकेशन टावर ईस्टर्न लद्दाख में तो 20 टावर लेह, करगिल, द्रास में लगेंगे। टावर लगने के बाद बॉर्डर के इलाकों में कम्युनिकेशन की समस्या पूरी तरह हल हो जाएगी। डेमचोक पर स्थानीय लोगों के लिए 3-4 महीने में कम्युनिकेशन सेंटर के साथ किचन सेंटर बनाया जाएगा। चुशूल से डेमचोक को जोड़ने वाले रास्ते को बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। जाहिर है कि गलवान में चीनियों को उनकी हैसियत बता चुका भारत उन्हीं के अंदाज में जवाब देने के लिए फिर तैयार है। हाड़ कपा देने वाली भीषण ठंड के बावजूद बर्फीली चोटी पर भारतीय हिम योद्धा तैनात हैं। भारत सिर्फ सरहद पर ही चीन का जवाब नहीं दे रहा है,
वो कूटनीतिक तरीके से भी ड्रैगन को घेर रहा है। श्रीलंका में चीन के बढ़ते दखल के बीच भारतीय आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे कोलंबो पहुंचे हैं और एक हफ्ते पहले ही भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने श्रीलंका का दौरा किया था। श्रीलंका की सरजमीन पर उतरते ही सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का भव्य स्वागत हुआ। जनरल नरवणे का स्वागत करने के लिए श्रीलंकाई सैन्य प्रमुख जनरल शावेंद्र सिल्वा खुद खड़े थे। जनरल नरवणे ने श्रीलंका के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। दोनों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई है। 4 दिनों तक कोलंबो में रहकर जनरल नरवणे रिश्तों को नया आयाम देने वाले हैं। हिंद महासागर में श्रीलंका चीन के विस्तार का केंद्र बन चुका है, लेकिन श्रीलंका का मन अब बदल रहा है। वो हिंदुस्तान से पुरानी दोस्ती को नए अंदाज में बढ़ाना चाहता है। ऐसे में विदेश सचिव के बाद आर्मी चीफ का कोलंबो दौरा ड्रैगन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। भारतीय बॉर्डर पर चीन जो चाल चल रहा है उस पर भी अमेरिका की नजर है। और वहीं पिछले महीने ही क्वाड की बैठक में चीन के खिलाफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत अपनी प्रतिबद्धता को जता चुके हैं। और इन सब के बीच ताइवान को लेकर अमेरिका पहले ही चीन से खफा है। और वहीं दूसरी तरफ यूएसएनआई की रिपोर्ट में अब जो खुलासा हुआ है, इसके बाद पेंटागन में हलचल और ज्यादा तेज हो गई है। इस सब के बीच अमेरिका के सामने अपने सुपर पावर की छवि को बचाने की बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि अफगान कांड के बाद से अमेरिका सवालों के घेरे में है। शी जिनपिंग अमेरिका को नीचा दिखाने की फिराक में है। सर्वशक्तिमान देश होने का तमगा छीन लेना चाहते हैं और अमेरिका इसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। यही वजह है कि महायुद्ध की आशंका बढ़ रही है। अमेरिका और चीन के बीच जंग की स्थिति में हिंदुस्तान के भी तटस्थ रहने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि चंद रोज पहले ही चीन के सरकारी अखबार ने खुल्लम खुल्ला युद्ध की गीदड़ भभकी दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये 5 मार्च 2016 की बात है। महिला सांसदों और विधायकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में मंच पर तब के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद थे। उस दिन प्रणब दा ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। स्वर्गीय प्रणब दा जैसी अजीम राजनीतिक शख्सियत से ये सुनना किसी के लिए भी जितना गौरवशाली है, उतना ही दुर्लभ भी। हमने आपको ये घटना इसलिए याद दिलाई है क्योंकि प्रगति मैदान से आज मोदी ने जो इतिहास रचा है वो हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। अब देश की तरक्की की सड़क पर जितने ब्रेकर थे वो सब हट जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट गति शक्ति शुरू हो चुका है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं। 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया और 13 अक्टूबर को प्रगति मैदान से मेगा मिशन की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में थकान और रुकावट जैसे शब्द नहीं है। अब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी थकान और रुकावट से मुक्त होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में दिल्ली में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में समग्र और सतत प्रयास किए गए हैं। दुर्गाष्टमी के मौके पर पीएम मोदी ने देश के सामने 21वीं सदी का मास्टर प्लान रख दिया। वर्क इन प्रोग्रेस का बोर्ड एक तरह से अविश्वास का प्रतीक बन गया था। ऐसी स्थिति में देश प्रगति कैसे करता है? प्रगति भी तभी मानी जाएगी जब उसमें गति हो, गति के लिए एक अधीरता हो, गति के लिए एक सामूहिक प्रयास हो। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। अब चलिए आपको सबसे पहले ये बता दें कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है क्या और क्यों इस प्रोजेक्ट को पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गति शक्ति योजना रेल, रोड ट्रांसपोर्ट, आईटी, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल, एनर्जी और सिविल एविएशन जैसे 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है।
इन 16 मंत्रालयों के जितने रनिंग प्रोजेक्ट हैं, अब वो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना में शामिल होंगे। इसके अलावा 2024-25 तक 16 मंत्रालयों की जिन नई योजनाओं को पूरा करना है, वो भी अब गति शक्ति योजना का हिस्सा होंगे। कुल मिलाकर कहें तो ये प्रोजेक्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए एक समग्र योजना है। सबसे बड़ी बात यह है कि 100 लाख करोड़ रुपए वाली इस गति शक्ति योजना से लाखों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आसान शब्दों में यूं समझिए कि मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए गति शक्ति योजना सबसे बड़ा कदम है और इसके तार सीधे जुड़े हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य से। जितना काम 27 वर्षों में हुआ, हम उससे ज्यादा काम उसके आधे समय में करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। काम करने की यही रफ्तार आज भारत की पहचान बन रही है। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। ऐसे एक नहीं दर्जनों उदाहरण देकर पीएम मोदी ने यह समझाया कि कैसे बीते 7 सालों में देश की तरक्की का पहिया तेजी से घूमा है। अब जबकि पीएम मोदी ने अगले 25 सालों के लिए विकास का विजन रखा है, तो जाहिर है विकास के पहिए की रफ्तार और बढ़ेगी। पीएम मोदी को पता है कि उनकी सरकार से देश की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। पीएम मोदी ने ये चैलेंज भी स्वीकार किया और देश को ये बताया कि आने वाले 3 सालों में मोदी सरकार क्या करने वाली है। अब देश का लक्ष्य है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम से कम करना, रेलवे की कार्गो क्षमता बढ़ाना, पोर्ट कार्गो कैपेसिटी बढ़ाना, टर्न अराउंड टाइम को कम करना। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। जिस प्रोग्राम में भारत की नामी कॉर्पोरेट हस्तियां थीं, जहां लाखों करोड़ों डॉलर की बात हो रही थी, वहां भी पीएम मोदी की नजर किसानों और मछुआरों के बेहतर भविष्य पर थी। मोदी की यही खासियत है, वो हाई प्रोफाइल इवेंट से वंचित तबके का जिक्र करके उसके लिए योजनाओं का रिजल्ट बताकर ये साबित करते हैं कि उनकी प्राथमिकता हर वर्ग के विकास पर है। आने वाले 4-5 साल में देश में कुल मिलाकर 200 से ज्यादा एयरपोर्ट, हेलीपैड और वाटर एरोड्राम बनकर तैयार होने जा रहे हैं। अभी जो 19,000 किलोमीटर के करीब का हमारा गैस पाइपलाइन नेटवर्क है, उसे भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जाएगा। साथियों, देश के किसानों और मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए प्रोसेसिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से विस्तार दिया जा रहा है। 2014 में देश में सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे। आज देश में 19 मेगा फूड पार्क काम कर रहे हैं। अब इनकी संख्या 40 से अधिक तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीते 7 सालों में फिशिंग क्लस्टर्स, फिशिंग हार्बर और लैंडिंग सेंटर्स की संख्या 40 से बढ़कर 100 से अधिक तक पहुंच चुकी है। प्रगति मैदान के इस मंच से पीएम मोदी ने डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मैन्युफैक्चरिंग में भारत का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। पीएम गति शक्ति योजना द्वारा रेल, रोड, पोर्ट और सिविल एविएशन सभी आ जाएंगे एक बड़े अम्ब्रेला प्लान के तहत। अब पोर्टल के माध्यम से किसी भी विकास एवं निर्माण कार्य में सभी स्टेक होल्डर्स के बीच समन्वय होगा। मोदी ने सभी राज्य सरकारों और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना से जुड़ने का निमंत्रण भी दिया ताकि मजबूत भारत के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। बिजली की कमी वैश्विक संकट बनती जा रही है। ऊर्जा संकट का असर ईंधन कीमतों में भारी इजाफे के रूप में दिख रहा है। एशिया, यूरोप और अमेरिका में कोयले, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। इससे दुनिया भर के लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, तो कई मिल, फैक्ट्रियों पर बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। भारत में भी कोयले की कमी की वजह से पावर कट की आशंका बढ़ी हुई है।
मैं इतना आश्वस्त करता हूँ, देश में बिजली उत्पादन के लिए आपूर्ति पूरा करने के लिए कोई समस्या नहीं होगी। यदि कमी नहीं है तो फिर कोयला मंत्री आज छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं? वो बिलासपुर कोरबा क्यों जा रहे हैं? कोयले की कमी पर जुबानी कोहराम के बीच काली रात का खौफ कायम है। केंद्र सरकार के आश्वासन के बावजूद विपक्षी पार्टी के नेता पावर स्ट्राइक की आशंकाओं को लगातार आकार दे रहे हैं। इस सबके बीच केंद्रीय कोयला मंत्री बिलासपुर पहुंचे, कोल माइंस का दौरा किया और प्रदेश को आश्वस्त किया। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के दावों के बीच जिन बिजली घरों में पहले 17 दिन का कोयले का स्टॉक हुआ करता था, वहां महज 4-5 दिन का स्टॉक ही बचा है, जबकि आधे से ज्यादा पावर प्लांट में तो 1 या 2 दिन का स्टॉक ही है। सरकार की माने तो विदेश से आने वाले कोयले की कीमत बढ़ने से इसकी सप्लाई कम हुई है। ऑस्ट्रेलिया के हाई ग्रेड थर्मल कोयले की कीमत 8 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में $229 प्रति टन पहुंच गई, जबकि इस साल 30 अप्रैल को इसकी कीमत $88.52 प्रति टन थी। इसी तरह जापान और दक्षिण कोरियाई कोयले की कीमत भी पिछले साल के सितंबर की तुलना में इस साल 400% से ज्यादा बढ़ गई है। वहीं इंडोनेशियाई कोयले की कीमत 2020 की तुलना में 439% बढ़कर 8 अक्टूबर को $122.08 प्रति टन हो गई। कोयले की बढ़ती कीमत से इसका आयात प्रभावित हुआ है। भारत ने भी कोयले के आयात में कटौती कर दी है। भारत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में 2.67 मिलियन टन कोयले का आयात किया था, जबकि पिछली साल इसी दौरान 3.99 मिलियन टन कोयला आयात किया था। इसी वजह से घरेलू कोयले पर निर्भरता बढ़ी है, कोयले का संकट बढ़ा है। यूपी बिजली उत्पादन निगम की इकाइयों में क्षमता से 1100 मेगावाट कम उत्पादन हो रहा है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी के कारण 7 बिजली उत्पादन यूनिट बंद है। 3500 से 4000 मेगावाट बिजली की कमी है। दिल्ली सरकार भी बिजली की कमी की वजह से ब्लैकआउट की आशंका जता रही है। हमारे को बिजली इस टाइम क्योंकि एनटीपीसी आधी बिजली दे रहा है, हमारे करार उनके साथ जो समझौता है, पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो हमारा 3500 मेगावाट का है, वो हमारे को 1750 मेगावाट दे रहे हैं। ब्लैकआउट होगा या नहीं होगा इस पर डिपेंड करता है कि वो बिजली देंगे या नहीं देंगे। जब तक बिजली देते रहेंगे तब तक ब्लैकआउट नहीं होगा। बिजली देना अभी तो आधी दे रहे हैं, कल को कहते हैं हम आधी भी नहीं देंगे तो ब्लैकआउट होगा। हालांकि एनटीपीसी ने दिल्ली सरकार के दावों को खारिज कर दिया है। देश के ऊर्जा मंत्री बिजली की कमी को नकार चुके हैं। गृह मंत्रालय में इस पर चर्चा हो चुकी है। इसके बावजूद विपक्षी पार्टी की सरकार वाले राज्य बार बार ऊर्जा संकट की ओर इशारा कर रहे हैं। हालांकि ऊर्जा संकट सिर्फ हिंदुस्तान पर नहीं मंडरा रहा है, बल्कि पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। चंद हफ्ते पहले चीन में जबरदस्त पावर कट हुआ था। डराने वाली बात यह है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट का असर ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एशिया, यूरोप और अमेरिका में कोयले, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल की कीमतें अपने रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 600% बढ़ चुकी हैं। ईंधन के दाम में बढ़ोतरी से ब्रिटेन के विशेषज्ञ कुछ कंपनियों के बंद होने की आशंका जता रहे हैं। श्रीलंका में 12 किलो वजन के गैस सिलेंडर 2500 रुपए में मिल रहे हैं। पाकिस्तान में 11.8 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए से अधिक है। चीन में कोयला 223 रुपए प्रति टन मिल रहा है। जापान में बिजली 33 रुपए प्रति यूनिट हो गई है। जापान में मुद्रास्फीति और महंगाई 13 साल के सर्वोच्च स्तर पर है। हिंदुस्तान में भी गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। आधी रात को पीएनजी की कीमत 2 रुपए बढ़ा दी गई। इससे पहले 1 अक्टूबर को भी पीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे। तेल के दाम में भी बढ़ोतरी की पूरी संभावना है, क्योंकि ऊर्जा संकट के मद्देनजर विश्व में कच्चे तेल की प्रतिदिन की मांग बढ़कर 2.5 लाख से 7.5 लाख बैरल तक हो सकती है। इससे तेल के दाम और बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। सोशल मीडिया पर अंतरिक्ष से बड़े तूफान आने पर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि इस अंतरिक्ष में ऐसी ज्वाला भड़की है कि धरती का हर इंसान कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अंतरिक्ष में तूफान की वजह से मोबाइल फोन काम करना बंद कर देंगे, बिजली की सप्लाई रुक जाएगी। इस तरह की तमाम चर्चा की वजह सूरज से निकली सौर तूफान है, जो धरती के बेहद करीब है और कभी भी पृथ्वी से टकरा सकता है। क्या है सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर का पूरा सच, इस रिपोर्ट में। सूरज में हुआ है धमाका और अंतरिक्ष में उठा शोलों का तूफान। गर्म गैस और आग का ये तूफान धरती के बहुत करीब तक आ चुका है। रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देने की ताकत रखने वाले इस तूफान का पृथ्वी पर क्या असर होगा? क्या धरती का कोई हिस्सा झुलस जाएगा? क्या भयंकर तबाही आएगी? इस तरह की तमाम अटकलों का जवाब आपको मिलने वाला है
दुनिया के तमाम वैज्ञानिक लगातार इस सौर तूफान को मॉनिटर कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बुधवार की रात तक ये तूफान पृथ्वी के करीब होगा। अमेरिका की एक एजेंसी के मुताबिक पृथ्वी के करीब सौर तूफान आने की वजह से सैटेलाइट्स को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। कहा जा रहा है कि तूफान का सबसे बड़ा असर 13 अक्टूबर को दिखेगा। तूफान की वजह से सैटेलाइट्स काम करना बंद कर सकते हैं, कई उपग्रह खराब भी हो सकते हैं। इसका सीधा असर पृथ्वी पर मौजूद संचार के सिस्टम पर पड़ेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि सौर तूफान की वजह से कई देशों में मोबाइल फोन काम करना बंद कर देंगे। जीपीएस सिस्टम पर भी असर पड़ेगा, जिससे विमानों की उड़ान में भारी दिक्कत आ सकती है। समंदर में मौजूद जहाज भी रास्ते से भटक सकते हैं। मौसम को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। कहा जा रहा है कि जो मैग्नेटिक स्टॉर्म से पृथ्वी के कई हिस्सों में बिजली गिर सकती है और कई जगहों पर मजबूत चुंबकीय बल हो सकता है। इससे पावर ग्रिड को भी नुकसान हो सकता है। पावर ग्रिड खराब होने से कई इलाकों की बिजली कट सकती है, अंधेरा छा सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतरिक्ष से आने वाली नॉर्दर्न लाइट्स को न्यूयॉर्क में भी देखा जा सकेगा। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक सौर तूफान 1859 में आया था। यूरोप और अमेरिका में टेलीग्राफ नेटवर्क बर्बाद हो गया था। कुछ ऑपरेटर्स ने बिजली का झटका लगने की शिकायत की थी। बिना बैटरी के ही कुछ उपकरण काम कर रहे थे। हालांकि इस बार का तूफान इतना बड़ा नहीं, क्योंकि ये तूफान बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है। माना जा रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के ऊपरी हिस्से वाले देशों को सौर तूफान की वजह से आसमान में इंद्रधनुषी रंग दिख सकते हैं। एनओए के मुताबिक ये G2 स्तर का सौर तूफान है। जीवन तूफान बेहद हल्का और G5 तूफान सबसे खतरनाक होता है। दावा है कि इससे धरती पर किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी चेतावनी इसलिए है ताकि सौर तूफान के रास्ते में आने वाली सैटेलाइट को हैंडल करने वाले देश सावधान रहें। तूफान की शुरुआत शनिवार को हुई थी। वैज्ञानिकों ने सूरज से सोलर फ्लेयर उड़ते हुए देखा था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा डर ये है कि दुनिया में सौर तूफान और उससे पड़ने वाले असर को लेकर डेटा बहुत कम है। दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक के पास सौर तूफान को मापने या उससे होने वाले असर की भविष्यवाणी करने वाली कोई प्रणाली या मॉडल नहीं है। इसलिए भी हर बार अलर्ट जारी किया जाता है। ऐसे में वैज्ञानिक भी सही नहीं बता सकते कि सौर तूफान से पावर ग्रिड्स, इंटरनेट, नेविगेशन और सैटेलाइट्स पर क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी। रूस में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ करीबी ऑफिसर कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद कई दिनों तक पुतिन को किसी ने नहीं देखा। 11 अक्टूबर को पुतिन एक मीटिंग में सार्वजनिक तौर पर सामने आए। इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पुतिन के समर्थक ये पूछने लगे कि क्या मिस्टर प्रेसिडेंट ठीक हैं? क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन को कोरोना ने जकड़ लिया है? कौन से? क्या पुतिन बहुत ज्यादा बीमार है? इस वीडियो को गौर से देखिए। सुपर फिट माने जाने वाले पुतिन बार बार खांसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो पुराना नहीं है, ये 11 अक्टूबर का वीडियो है। मॉस्को में कोरोना पर पुतिन एक मेगा मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्यों के साथ रूबरू हो रहे थे। पुतिन ने एक बार खांसा तो किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब पुतिन को बार बार खांसी आने लगी तो अधिकारी चिंतित हो उठे। कौन से? पुतिन से कोई उनका हालचाल पूछता, उससे पहले ही पुतिन ने कहा कि वो ठीक है, चिंता की बात नहीं। पुतिन ने कहा कि वो साइबेरिया से छुट्टियां मनाकर लौटे हैं, जो एक ठंडा इलाका है। बार बार खांसी आने के पीछे की वजह साइबेरिया की ठंड है। अभी कुछ ही दिन पहले पुतिन ने अपना 69वां जन्मदिन मनाया है। रूस में कोरोना विस्फोट के चलते पुतिन के कई करीबी और अफसर कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद मिस्टर प्रेसिडेंट सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। जंगल ऐसा इलाका जहां भूख मिटाने के लिए रोज रण होता है। जो ताकतवर है वो जीतता है। ब्राजील के जंगलों में ऐसा ही एक युद्ध हुआ मगरमच्छ और एक एनाकोंडा के बीच, जिसकी हैरतअंगेज तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इन तस्वीरों में एनाकोंडा और मगरमच्छ के बीच जबरदस्त लड़ाई चल रही है। मगर इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है, इसमें कौन जीता कौन हारा, देखिए हमारी इस खबर में। मगरमच्छ के जबड़ों में एनाकोंडा, एनाकोंडा की जकड़ में मगरमच्छ। कौन किस पर भारी?
मगरमच्छ का शिकार होगा एनाकोंडा। यह एनाकोंडा आज मगरमच्छ को अपना निवाला बनाएगा। पानी के अंदर चल रही इस भयंकर फाइट का अंजाम क्या होगा, ये कहना बेहद मुश्किल है। सोशल मीडिया पर मगरमच्छ और एनाकोंडा की कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हैं, जिसमें ये दोनों शिकारी एक दूसरे को अपना शिकार बना लेना चाहते हैं। वीडियो कहां का है वो आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आपको ये रोंगटे खड़े कर देने वाली लड़ाई दिखाते हैं। एनाकोंडा और मगरमच्छ दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। एनाकोंडा मगरमच्छ पर हमला करता है, लेकिन मगरमच्छ बेहद तेजी से एनाकोंडा को अपने ताकतवर जबड़ों में दबोच लेता है। मगरमच्छ के लिए एनाकोंडा को अपना शिकार बनाना इतना आसान नहीं। एनाकोंडा भी तेजी से मगरमच्छ के ऊपर अपनी जकड़ बना लेता है और इसके बाद शुरू होती है पानी पर दोनों ताकतवर शिकारियों की जंग। मगरमच्छ एनाकोंडा के दो टुकड़े करने के लिए अपने सिर को जोर से हिलाता है, उसे हवा में उछालता है, लेकिन मगरमच्छ पर एनाकोंडा अपनी पकड़ बढ़ाता जा रहा है। धीरे धीरे मगरमच्छ के ताकतवर जबड़े ढीले पड़ने शुरू होते हैं और एनाकोंडा मगरमच्छ के जबड़ों से आजाद हो जाता है। वो पूरी तरह से मगरमच्छ पर हावी लग रहा है। मगर इनकी जंग का अंजाम क्या हुआ, कौन जीता कौन हारा, इसका जवाब है उस फोटोग्राफर के पास जिसके कैमरे में ये दुर्लभ तस्वीरें कैद हुई। रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा इंडियाना की फोटोग्राफर किम सोलिवन ने कैद किया। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक किम जगुआर की खोज में ब्राजील के जंगलों में नाव पर थी, तभी उनकी नजर नदी किनारे इस मगरमच्छ और एनाकोंडा की फाइट पर पड़ी। किम के मुताबिक ये जंग तकरीबन 40 मिनट तक चली। पूरे 40 मिनट तक ये दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते रहे और किम इस लड़ाई का अंजाम जानने के लिए यहाँ रुकी रही। काफी देर तक जंग के बाद मगरमच्छ एनाकोंडा को खींचकर पानी में ले गया। कुछ देर बाद जब मगरमच्छ पानी से बाहर आया तो वो एनाकोंडा के पकड़ से आजाद था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो इस जंग में मगरमच्छ की जीत हुई, मगर कुछ देर बाद पानी से एनाकोंडा भी बाहर तैरता हुआ दिखाई दिया और यहाँ से चला गया। किम के मुताबिक इस जंग में ना किसी की जीत हुई ना किसी की हार। इस भयंकर जंग का कोई परिणाम नहीं निकला, मगर इस फाइट की तस्वीरें लोगों को रोमांचित कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। शी जिनपिंग दावा करते हैं कि कोरोना फैलने में चीन का कोई हाथ नहीं, मगर जब बात जांच की आती है तो वो अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें चीन की काली करतूतें सामने आने का डर है। इसी डर के चलते एक बार फिर शी जिनपिंग ने यही किया। दरअसल WHO उन गुफाओं की जांच करना चाहता है जहां से उसे कोरोना फैलने का शक है। रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि इन्हीं गुफाओं से कोरोना वुहान से होते हुए पूरी दुनिया में फैला, मगर शी जिनपिंग ने WHO की इन गुफाओं में जाने की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तारीख 31 दिसंबर 2019, जगह चीन का वुहान शहर। यही वो शहर है जहां कोरोना का पहला केस सामने आया। उस वक्त किसी को यह अंदाजा नहीं था कि महज 3 से 4 महीने में यह वायरस आधी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगा और धीरे धीरे विश्व भर में कोरोना तांडव मचाएगा। चीन के इसी शहर से 520 किलोमीटर दूर वो राज दफन है जिसमें छिपे हैं चीन की कारस्तानी के सबूत, वो सबूत जो कोरोना के हर सस्पेंस, हर थ्योरी से पर्दा उठा सकते हैं, चीनी तानाशाह की करतूत को दुनिया के सामने ला सकते हैं। सैकड़ों एकड़ में फैला ये है हुबेई प्रांत के एनशी में मौजूद घना जंगल, जहां मौजूद हैं ऐसी गुफाएं जिनमें 7 से ज्यादा प्रजातियों की लाखों चमगादड़ों का वास है। WHO को शक है कि इन गुफाओं में कोरोना से जुड़ा हर वो सुराग है जो हर सवाल को परत दर परत खोल कर रख देगा, जिसके लिए WHO की टीम इन गुफाओं की जांच करना चाहती है। मगर शातिर शी जिनपिंग ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए शी जिनपिंग ने WHO की टीम को इन गुफाओं में जाने से रोक दिया है। चीन को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्ट में दावा किया गया है कि WHO ने चीन से एनशी जाने की इजाजत मांगी थी, मगर चीन ने WHO के एनशी जाने की मांग को खारिज कर दिया। WHO की टीम एनशी की गुफाओं में जांच करना चाहती है। कोरोना वायरस कैसे फैला, कैसे बना, इसको लेकर कई थ्योरी हैं, लेकिन ये कोरोना वायरस आया कहां से, इसे लेकर हर बार शक की सुई चीन पर ही आकर रुकती है।
पूरी दुनिया का दावा है कि चीन से ही कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला और इसी बात की पुष्टि के लिए WHO चीन के वुहान शहर और वुहान लैब की जांच कर रहा है। WHO के वैज्ञानिक हुबेई प्रांत के एनशी इलाके में मौजूद गुफाओं और एनिमल फार्म का दौरा करना चाहते हैं। ये शहर के उस इलाके से 6 घंटे की दूरी पर मौजूद है जहां पहली बार कोरोना वायरस का मामला सामने आया था। WHO को लगता है कि एनशी से कोविड के ओरिजिन को लेकर अहम सबूत मिल सकते हैं। यह एनिमल फार्म में हजारों जानवर रहते हैं जिन्हें एनशी के जंगलों में पकड़ा जाता है। ये जानवर गुफाओं में मौजूद चमगादड़ों के संपर्क में आते हैं। इन जानवरों को अवैध तरीके से वुहान और आसपास के मार्केट्स में बेचा जाता है। माना जा रहा है कि इन जानवरों ने चमगादड़ों और इंसानों के बीच वायरस के ट्रांसमीटर का काम किया। इस थ्योरी को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि कोरोना वायरस के दुनिया भर में फैलने के बाद एनशी में करीब 6 मांस मार्केट मार्च 2020 तक बंद कर दिए गए थे, जबकि अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि इन बाजारों को इतनी जल्दबाजी में क्यों बंद कर दिया गया था। चीन ये दावा करता है कि कोरोना से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। वो जांच में सहयोग करने के दावे तो करता है, मगर हर बार जांच में रुकावट पैदा करता है। दरअसल चीन WHO की जांच से डरा हुआ है। शी जिनपिंग को डर है कि WHO की जांच से उसका काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।